नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे की जो हमारी शेष बची हुई विशेषताएं हैं संविधान की, उन पर। उनमें से सबसे पहले हम आज लेते हैं सरकार का संसदीय रूप। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था क्या है? दोस्तों, संसदीय जो स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ठीक है, तो वो ये होती है कि जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है, ये परस्पर सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, काय पे? परस्पर सहयोग के सिद्धांत पर, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों जो हैं वो मिलजुल कर काम करती हैं। कार्यपालिका कोई भी कानून जब बनता है तो कार्यपालिका ही लेकर आती है विधायिका में, और कार्यपालिका ही है जिसे लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये होती है संसदीय व्यवस्था। क्यों? क्योंकि विधायिका से कार्यपालिका बनती है, कार्यपालिका विधायिका का सहयोग करती है और विधायिका कार्यपालिका का सहयोग करती है। ठीक है, और यही जो है संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए बात करते हैं एक और विशेषता पर, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक व्यवस्था में समन्वय। अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है, और न्यायिक व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई? वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो जो संसदीय व्यवस्था होती है हम उस पर बात कर लेते हैं, यानी कि हम ब्रिटेन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रिटेन और संसदीय व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, और जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संसद है, संसद ने जो कानून बना दिया है ब्रिटेन में, वह सबसे ऊपर होगा। ठीक है, और उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता है, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। न्यायपालिका भी उसका रिव्यू नहीं कर सकती है। ये तो है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। ठीक है, अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका से ये लिया गया है। ठीक है, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक है, ब्रिटेन से भिन्न है, उसी प्रकार से मतलब बिल्कुल अलग है, ब्रिटेन से बिल्कुल अलग है, उसी प्रकार से भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो हमारा एससी है, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कि न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से कम होगी। ठीक है, कैसे कम होगी? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, और भारत है जो, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। ठीक है, अब आप जी ऐसी भाषा समझ नहीं आ रही होगी आपको, संविधान की भाषा मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। इसका मतलब, चलिए दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए कि हमारे देश में जो कानून बनते हैं वो विधायिका या फिर संसद से बनते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि विधायिका ने या फिर संसद ने कोई कानून बनाया। ठीक है, मान लो कि एक शराब बेचने वाला है, शराब बेचने वाले हैं जो तस्कर, उनकी सजा जो है निर्धारित कर दी मृत्युदंड। ठीक है, क्या निर्धारित कर दी? मृत्युदंड। अब क्या है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका इसमें अपना जो है रिव्यू कर सकती है, इसे रद्द कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुलेआम रद्द कर दे। वो खुलेआम रद्द नहीं कर सकती किसी भी नियम को, किसी भी कानून को। वो सिर्फ उन्हीं कानूनों पे हस्तक्षेप कर सकती है, उन्हीं कानूनों को रद्द कर सकती है जो कि संविधान के विपरीत हों, संविधान के विरोध में हों। ठीक है, बात समझ में आई? जो कि एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शराब बेचने वाला तस्कर है, उस पर एक कानून बनाया संसद ने। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यायपालिका जो है उसे देखेगी, समझेगी, उसको उसके जो उस पर निष्कर्षण करेगी, तब जाकर डिसीजन लेगी। ऐसे खुलेआम डिसीजन नहीं ले लेगी, खुलेआम उसे रद्द नहीं कर देगी। उसे देखेगी कि अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अगर वो संविधान के विपरीत में वो जो कानून है वो जा रहा है, तब वो उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, अन्यथा उसे रद्द
नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है कि अगर आपके यहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा है तब तो वो नियम रद्द करेगी ही करेगी। लेकिन इसके साथ ही यदि वह न्याय प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, ठीक है, अगर वह न्याय जो है, जो भी न्याय हो रहा है, अगर वो न्याय प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, ठीक है, तो भी उसे रद्द कर देगी। ठीक है, तो देखा जाए तो हिंदुस्तान से, भारत से ज़्यादा न्याय व्यवस्था मजबूत अमेरिका की है। ठीक है, कहाँ की है? अमेरिका की। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ पर आधारित है जो न्याय व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो विधि की नियत प्रक्रिया। ठीक है, विधि की नियत प्रक्रिया। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में जो न्याय व्यवस्था है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। ठीक है, आप दोस्तों अब बात करते हैं मूल अधिकार की। अगर हम मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मूल अधिकार को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे जब हम मूल अधिकार को के सेक्शन में आएंगे। ठीक है, अभी हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो हम मोटा मोटा सिर्फ ये समझ लेते हैं कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में हम राजनैतिक लोकतंत्र पर बात करते हैं। दोस्तों ये होता है, ये जो राजनैतिक लोकतंत्र है ये मूल अधिकार की स्थापना करता है। ठीक है, और ये जो है ये लोगों के विकास की, जो भारत के जो नागरिक हैं उनके विकास की बात करता है, उनके शैक्षणिक विकास की बात करता है और उनके आर्थिक विकास की बात करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, देश की जो कार्यपालिका और विधायिका होती है। ठीक है, कौन कौन? देश की कार्यपालिका और विधायिका। तो देश की कार्यपालिका और विधायिका पर उसके मनमाने कार्यों पर रोक लगाने के लिए जो है मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो सरकार है, सरकार कुछ करना चाहती है, ठीक है, तो उससे डर लगता है। जैसे सरकार है, सरकार अगर कुछ करना चाहती भी है तो लोगों से उससे डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसलिए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा वैसा सरकार करने से डरती है। तो सरकार भी संविधान के अनुसार ही चलती है, सरकार भी ऐसे नियम कानून बनाती है जिससे कि लोगों का हनन ना हो। उसे भी डर है क्योंकि अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ तो सरकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार के लिए भी कानून बनाए हुए हैं, सरकार पर भी कानून लागू हो सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो वह सीधे हाई कोर्ट जा सकता है और सीधे हाई कोर्ट से अपने लिए न्याय मांग सकता है। ठीक है दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार होता है, जो कि सभी लोगों को एक समान रूप से अधिकार होता है। तो ये अधिकार जो होते हैं वो 14 से 18 के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में होते हैं अधिकार है। दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और ये जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो वह उसके लिए भी शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं कुछ, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में हैं। आगे बात करें धार्मिक के स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है हर व्यक्ति को और ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार भी सब व्यक्तियों को है, हर व्यक्ति को है, हर नागरिक को है और यह भी 29 से 30 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इन्हें हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत की। अगर हम राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों ऐसा कहा गया है कि ये जो है ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये जो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व ये इतने अनिवार्य नहीं है, सरकार इनका पालन करे या ना करे। अगर ऐसा है तो ये जरूरी क्यों है और संविधान में इन्हें रखा क्यों गया है? ठीक है,
जबकि भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान की यह एक अनोखी विशेषता है। ठीक है, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि अनिवार्य नहीं है लेकिन फिर भी इतनी जरूरी क्यों है ये विशेषता। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं शासन का मूलभूत आधार। अगर हम शासन के मूलभूत आधार पर बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, शासन की जो नींव होती है, जो भी व्यक्ति शासन करता है उसकी जो नींव होती है वह भारत के लोग होते हैं, भारत की जनता होती है। अगर आप शासन किस पे करोगे? आप शासन जनता पर तो करोगे। अकेले शासन कोई कर सकता है क्या? अकेले कोई भी शासन नहीं कर सकता। अगर आपको शासन करना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको जनता की जरूरत पड़ेगी। जनता आपको वोट देगी, आपको जिताएगी, तभी आपकी सरकार बनेगी। अगर जनता आपको वोट नहीं देगी तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो इसीलिए शासन की जो नींव है वह भारत की जनता है। और अगर इलेक्शन जीतना है तो इन्हें बिना देखे सफल नहीं हो सकती कोई भी सरकार। ठीक, अब बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। यह भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता है। ठीक है, अगर हम इस पर बात करें तो दोस्तों समाज में सभी लोग, जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों को समान अधिकार है। ठीक है, काय का अधिकार है। देखो, सबको नौकरी पाने का अधिकार है, सबको उत्पादन करने का अधिकार है, सबको व्यवसाय करने का अधिकार है, सबको समान वेतन पाने का अधिकार है। जो महिला हैं, अगर महिलाएं भी नौकरी करती हैं तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही सैलरी पाने का अधिकार है। इस तरह के जो और भी बहुत सारे अधिकार हैं, वो सारे अधिकार जो हैं वो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो कल्याणकारी राज्य भी जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है। अब कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है? कल्याणकारी राज्य भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता है। कल्याणकारी से तात्पर्य यह है कि जैसे बूढ़े लोग हैं उनकी वृद्धा पेंशन बनवाना, जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए आवास बनवाना, जिनके पास खाने को नहीं है उनको राशन की व्यवस्था करना। ठीक है, और स्कूल की अच्छी व्यवस्था करना जो गरीब बच्चे हैं। और अगर बात करें तो जो विकलांग लोग हैं उन्हें विकलांग पेंशन की व्यवस्था करना। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो विकलांग लोगों को दी जाती हैं। और घर इलाज की, अच्छा इलाज, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करना कल्याणकारी राज्य में ही सम्मिलित है। और जो अच्छी बढ़िया सुचारू रूप से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, इत्यादि जो व्यवस्थाएं होती हैं, इत्यादि चीज़ें होती हैं जो लोगों के कल्याण के लिए हों, वह कल्याणकारी राज्य की विशेषता में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आगे बात करें शासन का मूलभूत मंत्र। अगर हम शासन के मूलभूत मंत्र पर बात करें दोस्तों तो यह भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो शासन है, शासन की पूरी नींव जो है वो इस पर ही टिकी हुई है। ठीक है, और अगर हम शासन चाहें भी तो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इग्नोर? इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि सरकार जो है अगर स्वास्थ्य की बात करना छोड़ दे, अगर शिक्षा की बात करना छोड़ दे, या अगर उद्योगों की बात करना छोड़ दे, पर्यावरण की बात करना छोड़ दे, गरीबों के हित की बात करना छोड़ दे, तो क्या शासन चल पाएगा? तो क्या किसी की सरकार बन पाएगी? क्या सरकार चल पाएगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यह विशेषता भी बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है। ठीक है, तो यह तो थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों अब हम बात करते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार की। अगर हम वयस्क मताधिकार की बात करें दोस्तों तो यह भी एक संविधान की विशेषता है। ठीक है, भारत जैसा लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क अर्थात 18 वर्ष की आयु और या फिर उससे अधिक आयु के लोग जो होते हैं सबको वोट देने का अधिकार होता है। चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे वे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, या फिर उनकी शिक्षा का स्तर या फिर जाति कुछ भी हो, या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगर हम बात करें आयु की, अगर हम आयु की बात करें तो भारत में जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक है तो उनका नाम निर्वाचन नामावली जो होती है उसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, और उन नागरिकों को मतदान देने का अधिकार जो है उसी दिन से मिल जाता है। भारत में मत देने का जो अधिकार है, ठीक है, मत मतलब वोट, ठीक है, भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। ठीक, कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआत की कि ये इसकी शुरुआत हुई कैसे। ठीक है, तो आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो वयस्क मताधिकार था, ठीक है, वो 1848 में फ्रांस से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू हुआ था। और 1867 में ब्रिटेन से शुरू हुआ। इसके बाद 1867 में कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, सबसे पहले जो था वयस्क मताधिकार वो 1848 में फ्रांस से शुरू हुआ और उसके बाद 1867 में ब्रिटेन से शुरू हो गया। ठीक है, और मताधिकार केवल उस समय क्या था, जो मताधिकार होता था, मताधिकार केवल सीमित कुलीन वर्गों को ही होता था। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। कुछ ही लोग थे, कुछ ही वर्ग था जिसे वोट देने का, जिसे मत देने का अधिकार था। दोस्तों, आगे बात करें तो जो आधुनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है, जो आज का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उसकी जो शुरुआत हुई थी, जो आधुनिक सार्वभौमिक मताधिकार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1893 से न्यूजीलैंड से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? न्यूजीलैंड से हुई थी। दोस्तों, आगे बात करें तो भारत में जो वयस्क मताधिकार हैं, वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी? 1919 में। भारत में 1919 से शुरू हुई थी और ये हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, भारत में जो वयस्क मताधिकार थे, वयस्क मताधिकार की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से हुई थी। ठीक है, आगे अगर हम दोस्तों, भारत में सुचारू रूप से 1950 से संविधान लागू हुआ था और तब से ही 1950 से ही 21 वर्ष जो उम्र थी वो निर्धारित थी लोगों को मत देने की। जो हमारे देश में जो वोट देने की जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ वोट देते थे जो लोग जिन्हें मताधिकार था उनकी उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जो कि 1989 में आया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या था कि 21 वर्ष की उम्र को हटाकर 18 वर्ष की उम्र कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अर्थात जब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया उस समय सन 1989 की बात है। सन 1989 के दौरान जो है 21 वर्ष उम्र जो थी पहले उसे हटा दिया गया और 18 वर्ष की उम्र निर्धारित कर दी गई। 18 वर्ष की उम्र जो थी वो वोट देने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें तो महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया। ठीक है, जो महिलाएं हैं, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया वह न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1918 में ब्रिटेन में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को मताधिकार दिया गया और ब्रिटेन में सभी वयस्क महिलाओं को मताधिकार देना शुरू। आगे बात करें दोस्तों तो लगभग 1918 में ब्रिटेन में 30 वर्ष या फिर उससे अधिक, ठीक है, आयु की जो महिलाएं थीं उनको मताधिकार देने का
जो है सभी वयस्क महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे देश की, ठीक है, हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने दिया था। ठीक है, जो हमारा देश है, हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 ने दिया था। ठीक है दोस्तों आगे बात करें तो हम वयस्क मताधिकार के कुछ लक्ष्यों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है लोकतंत्र का आधार। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए सार्वजनिक निर्वाचनों का मत देने का अधिकार जो है वो राज्य के सापेक्ष नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, या फिर प्राप्त होना चाहिए, और यही वयस्क मताधिकार से की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों प्रोफेसर गार्नर हैं, प्रोफेसर गार्नर, ठीक है, प्रोफेसर गार्नर ने भी कहा है कि जनता की सत्ता की जो सर्वश्रेष्ठ आय है, ठीक है, जनता की जो सत्ता है, सत्ता की जो यानी कि सरकार की जो सर्वश्रेष्ठ आय है वह व्यक्ति वयस्क मताधिकार प्रदान करने पर ही हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल। ठीक है, अगर हम व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल इस लक्षण पर बात करें दोस्तों, तो जो मताधिकार होते हैं यानी कि जो वोट देने वाले वयस्क होते हैं, जब वे मतदान करके आते हैं, जब वे वोट देकर आते हैं तो उन्हें अपने आप पर बहुत स्वाभिमान होता है और वे ऐसा अनुभव करते हैं कि उनका भी देश के शासन में हाथ है। ठीक है, जो देश का शासन चल रहा है उसमें उनका भी हाथ है, देश की सरकार बनाने में उनका भी हाथ है। अगर वो वोट नहीं देते तो सरकार नहीं बनती, उनके वोट के आधार पर ही सरकार बनी है। ठीक है, अगर आगे बात करें दोस्तों, तो जो निर्वाचन के समय जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचनों के समय बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, वो छोटे से छोटे जनता का जो आदमी होता है उसके पास वोट मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, पहुंचते हैं तो वे अपना महत्व समझते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ऐसा उनमें ऐसी फीलिंग आती है, तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अगर हम अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की बात करें दोस्तों, तो यह भी एक लक्षण है वयस्क मताधिकार का। ठीक है दोस्तों, इनको भी मत देने का अधिकार होता है और मत से इनको अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर मिलता है। ठीक है, ये जो अल्पसंख्यक हैं इन्हें भी वोट देने का अधिकार होता है और इन्हें भी अपना महत्व जो है समझ में आता है और इन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का एक अवसर मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला लक्षण है राजनीतिक जागृति के साधन। अगर हम राजनीतिक जागृति के साधन पर बात करें तो यह भी एक वयस्क मताधिकार का लक्षण है दोस्तों। चुनाव से नागरिकों को राजनीति की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, और चुनाव में जो भाग लेने वाले राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, चुनाव में जो भाग लेने वाले राजनीतिक दल होते हैं तो वे मतदाताओं के सम्मुख जाते हैं, मतलब मतदाताओं के सामने जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम जो होते हैं उपस्थित करके उनको राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो देशभक्ति की भावना में वृद्धि। ठीक है, वयस्क मताधिकार से देश की भक्ति जो होती है, भावना जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करें ये भी एक लक्षण है वयस्क मताधिकार का। तो देश और सरकार में क्या होता है, अपनत्व की भावना जो होती है वो उत्पन्न होती है जब देश में जनता होती है, जब जनता वोट डालती है और सरकार बनाती है। तो इससे क्या होता है, जनता में और सरकार में दोनों में आपस में जो संबंध होते हैं वो बढ़ते हैं और इनमें अपनत्व की भावना जो होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और शासन कार्यों में जो होता है रुचि बढ़ती है।